हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलियन में जो अगले टॉपिक्स हैं, जैसे मूलरता क्या होती है, मूललता क्या होती है और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आइए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है? मूलरता। मूलरता क्या होती है, अब इसको समझते हैं। हमारे पास एक विलियन है। हमारे पास एक 1 लीटर का एक विलियन है, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिया गया है। इसमें विलेय के जितने मोल उपस्थित होंगे, जैसे इस मान लीजिए हमारे इस विलियन में 1 लीटर के विलियन में मान लीजिए हमारे पास 2 मोल ग्लूकोज घुला हुआ है। ग्लूकोज घुला हुआ है 2 मोल, तो इसकी मोलरता कितनी होगी? 2। 2 समझ में आ गया क्या होती है? 1 लीटर विलियन में कितना है? 2 मोल अगर विलेय है जो ग्लूकोज है, तो इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी? 2। मोलरता क्या होती है, आइए इसकी परिभाषा को एक बार देख लेते हैं। क्या है देखिए, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे अब अगर हमारे पास 1 लीटर विलियन है तो उसमें कितने मोल विलेय के घुले हुए हैं, उसी को हम मोलरता कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए। उदाहरण है, किसी जलीय विलियन में नमक की मोलरता 3 M है। कैपिटल एम यानी मोलरता को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो किसी जलीय विलयन में नमक की मोलरता 3 M है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो 3 मोल नमक है, जो 3 मोल नमक है वो 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। अब मोलरता समझ में आ गई होगी। मोलरता क्या होती है? प्रति लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, उसी को हम मोलरता कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो सांद्रता है, सांद्रण है, वो है मोललता। मोललता और मोलरता में बहुत डिफरेंस है, इसके नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और मोललता को हम स्मॉल एम से यानी छोटे एम से दिखाते हैं, जैसा कि हमारे पास दिया गया है। अब मोललता क्या होती है, इसको समझते हैं। अगर हमारे पास एक केजी यानी 1 किलोग्राम विलायक है, जैसा कि हमारे पास एक स्क्रीन में दिया गया है। मान लीजिए हमारे पास 1 किलोग्राम कोई भी विलायक है, सॉल्वेंट है, तो उसमें विलेय के मोल कितने घुले हुए हैं, कितने मोल विलेय घुला हुआ है, उसी को हम मोललता कहते हैं। समझ में आ गया? मोललता क्या होती है, डिफिनेशन देखते हैं। 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। देखिए क्या दिया है, किसी विलयन में ग्लूकोज की मोललता 2m है। इसका मतलब क्या हुआ? जो 2 मोल ग्लूकोज घुला हुआ है, 2 मोल ग्लूकोज घुला हुआ, वो 1 किलोग्राम विलायक में घुला हुआ। विलायक कुछ भी हो सकता है, पानी में हो सकता है, एथेनॉल भी हो सकता है, मेथनॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसा कि हमारे पास मोललता और मोलरता हमने बताया, इसके कुछ एक फॉर्मूला होता है, उसको भी देख लेते हैं। पहले मोलरता की फॉर्मूला देखते हैं। मोलरता को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं। एम बराबर क्या होता है? विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में। समझ में आ गया? विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में। इस फॉर्मूले को आगे भी डिराइव करके दिखाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे विलेय की मोल है, मोल का यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान, जो जितना द्रव्यमान दिया हो और हम उसका अणुभार रख देंगे, तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। और यहाँ पे आयतन को लीटर से हटाकर इसको ml में कर दिया जाता है। जैसा अब दिख रहा होगा आपको, m बराबर क्या है इसमें, देखिए, द्रव्यमान बटा अणुभार गुणे 1000 बटा विलयन का आयतन ml में यानी मिलीलीटर में। यहाँ पे हम 1000 क्यों लिए? क्योंकि हमने यहाँ पे आयतन को हमने लीटर से हमने ml में यानी मिलीलीटर में हमने बदल दिया। उसी तरह हमारे पास मोललता की भी एक फॉर्मूला है। स्मॉल एम बोले तो मोललता बराबर क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या, कितने मोल हैं, जैसा कि हमारे पास डिफिनेशन दिया गया है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में। इस फॉर्मूले को भी हम आगे डिराइव कर सकते हैं।
जैसे क्या हो जाएगा, डिराइव करेंगे यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या को हम यहाँ पे उसका फॉर्मूला लगा देंगे। विलेय के मोल बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल क्या होते हैं, द्रव्यमान बटा अणुभार। तो उसको हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा अणुभार गुणे 1000 बटा विलायक का भार। यहाँ पे भार क्या हो जाएगा, केजी में, इसलिए इसको 1000 बटा भार लिखा गया है। अब आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वाष्पन तथा वाष्पदाब। वाष्पन तथा वाष्पदाब, अब इसको हम समझते हैं। वाष्पन क्या होता है और वाष्पदाब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है, पात्र बोले तो भगोना, हमारे पास है कोई भी पात्र है, कोई भगोना वगैरह है, उसमें कोई विलयन रखा हो गया है, कोई भी विलयन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ भी हो सकता है विलयन। अब इस विलयन में ध्यान से देखिए तो इसमें मॉलिक्यूल, इसके जो अणु हैं वो दर्शाए गए हैं, जो गोल गोल हैं वो विलयन के क्या है, अणु है, मॉलिक्यूल है, इंग्लिश में मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो विलयन है, जो द्रव है, विलयन जो द्रव है, उसके जो पृष्ठ के पास जो अणु है, विलयन के अणु हैं, ध्यान से देखिए, और कुछ जो विलयन के अणु हैं वो द्रव के बीचों बीच में है, जिनको हम, अगर जो द्रव के बीचों बीच में है उस पे ध्यान से देखिए तो चारों तरफ कुछ आकर्षण बल लग रहा है, कुछ ना कुछ आकर्षण बल लग रहा है, इधर साइड भी, उधर साइड भी, लेफ्ट साइड भी, मतलब चारों तरफ उसके जो बीच में मॉलिक्यूल है, जो बीच में अणु है, उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, कुछ ना कुछ बल लग रहा है, आकर्षण बल। अब इसके जो पृष्ठ के पास है मॉलिक्यूल, जैसा कि ए वगैरह दिया गया है, उस पे केवल दो तरफ से, यानी नीचे की तरफ ही सिर्फ इस पे आकर्षण बल लग रहा है। ध्यान से देखिए तो पता चलेगा, जो पृष्ठ के पास यानी सरफेस मॉलिक्यूल, पृष्ठ के पास जो अणु है सरफेस मॉलिक्यूल, उनपे केवल एक ही तरफ बल, आकर्षण बल लग रहा है, वो है नीचे की तरफ। और जो बीच में है अणु, उनको बल्क अणु भी कहते हैं, जैसे जिनको लिखा गया है बल्क अणु। बल्क अणु क्या होते हैं, जिनमें चारों तरफ आकर्षण बल लगता है। अब ध्यान से देखिए, जो विलयन के अणु हैं, इनमें कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा भी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, वो हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, इनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है, यानी गतिज ऊर्जा भी होती है। अब ध्यान से देखिए, जो पृष्ठ के पास अणु हैं उनके पास गतिज भी ऊर्जा भी है, तो गति भी करते रहेंगे, और एक तरफ उनके पास जो है वो जो आकर्षण बल है वो बहुत कम लग रहा है, केवल नीचे की तरफ। बाकी जो बल्क अणु हैं जो बीच में हैं, उनके पास बहुत ज्यादा चारों तरफ से कुछ ना कुछ आकर्षण बल लग रहा है। तो जो पृष्ठ के अणु हैं उनके पास गतिज ऊर्जा भी अधिक है। अगर ये पात्र खुला होगा, तो ये जो सरफेस के पास मॉलिक्यूल है, यानी जो पृष्ठ अणु है, पृष्ठ के पास अणु है, उनके पास गतिज एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके पास जो आकर्षण बल है वो कम है, केवल नीचे की तरफ है। अगर ये जब पात्र खुला होगा पात्र, मतलब बंद नहीं होगा, तो ये जो सरफेस के अणु है वो वाष्प में, मतलब द्रव से वाष्प में बदलने लगते हैं, द्रव से वाष्प में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। वाष्पन कैसे होता है, जो सरफेस के पास जो अणु होते हैं उनके पास जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है, बहुत ही कम होता है, केवल नीचे की तरफ होगा, और उनके पास गतिज ऊर्जा भी होती है। तो जो गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए वो अणु जो होते हैं, वो सरफेस अणु, वो द्रव को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। वाष्पन का एक बार डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है, एक बार इसका परिभाषा क्या देखते हैं। जब खुले पात्र में जल, एथिल अल्कोहल आदि को कुछ देर रखा जाता है, तब उनका आयतन घटने लगता है। यह परिवर्तन जिस विधि के द्वारा होता है उसे वाष्पन कहते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा पेट्रोल वगैरह को जब हम खुले पात्र में रखते हैं तो कुछ देर बाद अपने आप वो कम होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां के जो सरफेस के पास जो अणु होते हैं उनके पास गतिज ऊर्जा कम होती है, लेकिन उनके पास जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, लेकिन उनके पास जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है, केवल नीचे की तरफ होता है, इसलिए वो द्रव से वाष्प में बदलने लगता है, और इसी प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं।
अगर इस पात्र को हम बंद कर देते हैं, अगर अब पहले तो खुला हुआ था, वाष्पन हो रहा था, अब हम इस पात्र को बंद कर देते हैं, तो जो अणु होंगे जो वाष्प अवस्था में मतलब बदल रहे हैं, वो अणु पात्र की दीवार से जाकर टकराने लगेंगे। अब तो बंद हो गया, तो पात्र की जो दीवार होगी ऊपर वाली साइड जहां से हमने बंद कर दिया है, उस पर जाके सब टकराने लगेंगे। तो क्या होगा, अब जब वाष्प के पात्र की दीवार से जब टकराएंगे तो द्रव की सतह पर वापस लौट कर आ जाएंगे। जैसे कोई गेंद वगैरह होता है, हमने वो ऊपर मतलब ऊपर के सरफेस से टकरा करके वापस नीचे आ जाएगा। तो उसी तरह वाष्प के जो अणु होंगे उनके साथ भी ऐसा ही होता है। अणु के पात्र के दीवार से टकराकर द्रव की सतह पर वापस आ जाते हैं। तो इस समय क्या होता है, पहले तो वाष्प में बदले थे, फिर जब वो वाष्प में बदल कर फिर वापस जब वो द्रव की सतह पर आएंगे तो फिर से वो द्रव में बदल जाएंगे। वाष्प में बदले, फिर उसके बाद ऊपर गए, द्रव की सतह से टकराएं, फिर वापस आकर के फिर द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो इस परिस्थिति को हम संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, इसको हम संघनन कहते हैं। तो संघनन क्या होता है, वाष्प पहले तो वाष्प में बदले हुए थे, फिर जो पात्र की दीवार है वहां से टकरा करके वापस द्रव की सतह पर आ जाते हैं और द्रव की अवस्था में बदल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन, कंडेंसेशन कहते हैं। अब क्या होगा, अगर वाष्पन बढ़ रहा है, जैसे वाष्पन जितना बढ़ेगा उतना ही वाष्प अवस्था में जो अणुओं की संख्या भी बढ़ने लगेगी। जितना वाष्पन होगा उतना ही वो जो वाष्प अवस्था में जो अणु है उनकी भी संख्या बढ़ती रहेगी। फिर क्या होगा, अब जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो संघनन भी ज्यादा होगा। जैसे वाष्प बढ़ रहा है और वाष्प अवस्था में अणुओं की संख्या भी बढ़ रही है, और जितना वो बढ़ेंगे उतना ही द्रव की सतह से टकराकर वापस फिर से द्रव अवस्था में आ जाएंगे। तो इस तरह संघनन भी ज्यादा होने लगता है। फिर धीरे धीरे करते करते ये संघनन और वाष्पन की दर, संघनन की दर और वाष्पन की दर धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाएगा जो इनकी दोनों की जो दरें हैं, संघनन की दर और वाष्प की दर, वाष्पन की दर, वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। पहले तो वाष्पन हो रहा था तो अणुओं की संख्या बढ़ रही थी, फिर बढ़ रही थी तो संघनन भी बढ़ रहा था। अब जब संघनन बढ़ रहा था तो एक समय बाद तो ऐसा होगा कि जो संघनन की दर है और वाष्पन की दर एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो इस परिस्थिति को हम साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था इसी परिस्थिति को कहते हैं जब संघनन की दर और वाष्पन की दर एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो उस स्थिति में क्या होगा, जितना द्रव वाष्प में बदलेगा उतना ही वाष्प फिर से द्रव अवस्था में बदल जाएगा। जैसा कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, देख लीजिए, द्रव रिवर्सिबल वाष्प, अगर द्रव से वाष्प में बदलना है तो वाष्पन, अगर वाष्प से द्रव में बदलना है तो संघनन। अब साम्यावस्था आ गई, वाष्पन की दर भी वाष्पन की दर जो है वो बराबर है संघनन की दर के बराबर। अब इस साम्यावस्था में क्या होता है, आगे देखते हैं। साम्यावस्था में अब जो साम्यावस्था आ गया तो क्या होता है, जो वाष्प अवस्था में जितने भी वाष्प अवस्था में अणु हैं, जितने भी अणुओं की संख्या है वो अपरिवर्तित होती है, यानी बदलती नहीं है। क्यों नहीं बदलती है, क्योंकि जितने वाष्प में अणु बदलते हो जाते हैं उतने ही संघनन में फिर से द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो उनकी जो संख्या होती है वो अपरिवर्तित होती है। वाष्प की अवस्था में जो अणुओं की संख्या होती है वो उस समय अपरिवर्तित होती है। कब अपरिवर्तित होगी, जब साम्यावस्था की स्थिति आ जाएगी। तो उस समय जो साम्यावस्था में जो द्रव की सतह पर वाष्प के जितने भी अणु होंगे, जो वाष्प अवस्था में बदले होंगे, उनके जितने अणु होंगे, तो वाष्प के जो सतह होगा, जो वाष्प कह रहे हैं, द्रव की सतह जो होगा उस पर कुछ ना कुछ प्रेशर डालेंगे, कुछ ना कुछ दाब डालेंगे। क्या, जब साम्यावस्था आ जाती है तो उस समय क्या होता है, जो वाष्प की अवस्था में आए हुए अणु होते हैं वो कुछ देर बाद द्रव की सतह पर कुछ दाब डालते हैं। जैसे गैस की अवस्था में आ गए तो कुछ न कुछ दाब डालते हैं। तो इसी आरोपित दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। समझ में आ गया वाष्प दाब क्या होता है। जब साम्यावस्था में वाष्प के जितने भी अणु होते हैं वो जो द्रव की सतह है उस पर दाब डालेंगे, तो इसी आरोपित दाब को हम
वाष्प दाब कहते हैं। इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। साम्य अवस्था में वाष्प अवस्था में अणुओं की संख्या अपरिवर्तित होती है। साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं वाष्पन के लिए कुछ मुख्य कारण क्या होते हैं, कुछ मुख्य घटक क्या होते हैं। वाष्पन मुख्यतः निम्न बिंदु पर निर्भर करता है। कब कब निर्भर करता है ये समझते हैं। पहला है जो द्रव का क्षेत्रफल, जैसा कि अगर हमने छोटा सा भगोना लिया है तो उसमें जो उसका जो सतह होगा, जो द्रव का सतह होगा वो कम होगा। अगर कम होगा तो द्रव के सतह जो सतह के पास जो होते हैं पृष्ठ अणु, उनकी भी संख्या कम होगी। उनकी संख्या कम होगी ना, पृष्ठ के पास जो अणुओं की संख्या वो कम होगी। अगर वो कम होगी तो उस वाष्पन भी कम होगा, क्योंकि अणुओं की संख्या ही कम है। तो अगर हम द्रव का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसको हम बढ़ा देते हैं तो सरफेस मॉलिक्यूल यानी पृष्ठ अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। बढ़ जाएगी तो उनका जो वाष्पन भी होगा वो अधिक होगा। तो सबसे पहला ये कारण है। अगला कारण है ताप। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उनके जो अणुओं की संख्या होगी, विलयन के जो अणुओं की संख्या होगी, जितनी भी संख्या होगी, उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। जैसा हम ताप बढ़ाएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। अगर गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई तो जो सरफेस के पास जो मॉलिक्यूल है यानी पृष्ठ अणु है वो जल्दी जल्दी वाष्प में बदलने लगते हैं। क्यों वाष्प में बदलने लगते हैं? क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई है। तो ताप बढ़ाने पर भी क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है अणुओं की। तो गतिज ऊर्जा बढ़ी तो उनका वाष्पन भी तेजी से होने लगता है। अगला है द्रव का स्वभाव। अब ये द्रव का स्वभाव भी होता है, जैसे इसको समझने के लिए हमारे पास समझते हैं। हमारे पास दो द्रव है, एक जल है, एक एथेनॉल है। बोले तो C2H5OH जल है और एथेनॉल है। अब जल में भी हाइड्रोजन बंधन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और एथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जो जल के एक अणु जो होगा वो 4 बंध बनाएगा। जल का जो एक अणु है वो 4 बंध बनाएगा, जबकि एथेनॉल का जो एक अणु है वो केवल एक बंध बनाता है। तो उस समय क्या होता है, जो जल के 4 अणु बंध बनाए हैं, ठीक है, तो जब जल की 4 अणु बंध बना है तो चारों को एक साथ वाष्प में बदलना थोड़ा कठिन होगा। जबकि जो एथेनॉल के जो अणु होंगे वो एक ही बंध बना है तो उनका जो वाष्पन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही अणु है, यहाँ पे 4 अणु है। तो यहाँ पे जो एथेनॉल का वाष्पन तेजी से होगा, जबकि जल का वाष्पन बहुत ही धीरे होगा। बहुत ही धीरे नहीं, थोड़ा सा धीरे होगा, ठीक है। अब अगला हमारे पास टॉपिक है, क्या है देखते हैं। विलियन का वाष्प दाब तथा राउल्ट का नियम। अब इसको समझते हैं। विलियन का वाष्प दाब तथा राउल्ट का नियम। वाष्प दाब तो हमने समझ लिया है। अब वाष्प दाब, वाष्पशील विलय युक्त विलयन। अब हमारे पास कोई विलयन है जिसमें जो घटक मिलाए गए हैं, जिसमें जो अवयव मिलाए गए हैं वो दोनों के दोनों वाष्पशील हों। वाष्पशील यानी वो वाष्प में बदल सके। तो पहला हमारे पास है वाष्पशील विलय युक्त विलयन, यानी दोनों के दोनों जितने भी उनमें घटक मिलाए गए हैं वो वाष्पशील हो। जैसे अगर हमारे पास एक पात्र में है शुद्ध द्रव A और जिसका वाष्प दाब है हमारे पास P0A यानी शुद्ध वाष्प दाब है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है। दूसरा हमारे पास वाष्पशील द्रव है शुद्ध द्रव B जिसका वाष्प दाब है P0B। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो इनके वाष्प दाब में कुछ ना कुछ चाहे घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। तो अब हमारे पास जो विलयन है उसमें जो A का जो वाष्प दाब होगा हमारे पास है दिया है PA और B का वाष्प दाब है PB। तो इसमें क्या होगा, जो वाष्प दाब होंगे, जो शुद्ध विलय के वाष्प दाब थे वो कुछ ना कुछ घट जाएंगे या फिर बढ़ जाएंगे। उसी तरह B के भी वाष्प दाब कुछ ना कुछ घट जाएंगे और बढ़ जाएंगे, यानी उनके जो वाष्प दाब में कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। तो जब विलयन हमने बना लिया है तो उसका जो विलयन में जो विलय A की वाष्प दाब है उनको PA बोला गया है, PB बोला गया है। यानी यहाँ पे P0A P0B नहीं लगाया गया है, क्योंकि उनके वाष्प दाब में कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। और राउल्ट का नियम अब समझते हैं क्या होता है।
अब अगर विलयन में जो अगर घटक घोल दिए गए हैं दो, जैसे यहाँ पे शुद्ध ए और शुद्ध बी घोला गया है, तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। पहले राउल्ट का नियम समझते हैं। क्या है? किसी विलयन में घुले प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में घुले उस घटक के मोल प्रभास के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे अब हमारे पास दो विलय थे, एक शुद्ध ए था, शुद्ध बी था, दोनों लोग को मिलाकर के हमने एक विलयन तैयार कर दिया। तो इस समय जब विलयन में जो घटक ए के जो वाष्प दाब होंगे वो वो विलयन में घटक ए के कितने मोल प्रभास है उस पर डिपेंड करेंगे। यानी अगर घटक ए का जो मोल प्रभास ज्यादा हुआ तो उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। अगर घटक बी का यानी जो शुद्ध द्रव बी हमने मिलाया है उसका जो मोल प्रभास अगर ज्यादा हुआ तो उसके वाष्प दाब भी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती है, तो अनुक्रमानुपाती को जब हटाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पी ए बराबर के एक्स ए। यहाँ पे क्या है? पी ए अनुक्रमानुपाती है एक्स ए के, पी बी अनुक्रमानुपाती है एक्स बी के। उसी तरह जब हम अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक आ जाएगा के। अब के का मान हम लोग फाइंड करते हैं। के का मान कितना होगा इसको देखते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास जो ए है, माना ए शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है। हमने विलयन में सिर्फ ए को ही मान लिया कि हमने शुद्ध ए को ही सिर्फ डाला है। तो जो विलय का जो वाष्प दाब होगा, जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलायक के बराबर ही होगा, क्योंकि हमने विलयन में केवल शुद्ध ए को ही मिलाया, यानी हमने बी को नहीं मिलाया, केवल हमने तो शुद्ध द्रव ए को ही लिया है। तो उस समय क्या होगा? जो वाष्प दाब होगा, विलयन का वाष्प दाब होगा, वो शुद्ध द्रव के वाष्प दाब के बराबर होगा, यानी पी ए बराबर होगा पी नॉट ए के। इस समय जो ए का मोल प्रभास होगा एक्स ए वो 1 होगा और बी का मोल प्रभास 0 होगा, क्योंकि हमने बी को तो मिलाया ही नहीं, केवल हमने शुद्ध विलायक ए को ही मिलाया है। तो आइए हम इस पी ए बराबर के एक्स ए की जगह पे हम एक्स ए का मान रख देते हैं, यानी ए का मोल प्रभास रख देते हैं। 1 है ए का मोल प्रभास, क्योंकि केवल शुद्ध द्रव ए ही है तो उसका मोल प्रभास 1 होगा। तो क्या हो जाएगा? पी ए बराबर के गुणे 1। के को 1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा पी ए बराबर 1 के हो जाएगा। अब हमने पी ए बराबर क्या लिया है? पी नॉट ए, क्योंकि शुद्ध द्रव है तो इसका जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध द्रव के वाष्प दाब के बराबर होगा, यानी पी ए बराबर पी नॉट होगा। यहाँ पे हम पी ए की जगह पे हम पी नॉट ए ले लेते हैं, तो पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? अब हम के का मान रख देते हैं इन दोनों फॉर्मूले में। पी ए बराबर क्या था? पी ए बराबर के एक्स ए, पी बी बराबर के एक्स बी। तो के की जगह हम लिख देते हैं पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए और पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया। यहाँ पे जो मेन रूल है वो राउल्ट का नियम याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी विलयन में घुले प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में घुले उस घटक की मोल प्रभास के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हमने पहले वाले में क्या मिलाया? दोनों वाष्पशील मिलाया था द्रव, या जैसे हमारे पास शुद्ध द्रव ए है, शुद्ध द्रव बी था, दोनों के दोनों वाष्पशील था। अब हम मिलाएंगे एक अवाष्पशील, यानी दोनों में से कोई एक अवाष्पशील होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन। अब अवाष्पशील विलय युक्त को समझते हैं। जैसे हमारे पास एक विलयन है, ठीक है, ये हमारे पास विलयन है, विलायक है वाष्पशील। जैसे विलायक क्या क्या होता है वाष्पशील में? जल हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है और इथेनॉल हो सकता है। और विलय होगा, हमारे पास विलयन होगा जिसमें विलायक जो होगा वाष्पशील होगा और विलय जो होगा वो अवाष्पशील होगा। और अवाष्पशील विलय में क्या हो सकता है? यूरिया हो सकता है, ग्लूकोज होता है, चीनी आदि हो सकते हैं। ये सब अवाष्पशील है। जैसे कि अगर आप पानी में नमक घोल दें और उसको गर्म करें तो कुछ देर बाद देंगे पानी उड़ जाएगा, मतलब वाष्प में बदल जाएगा, लेकिन जो नमक होगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो ये जो नमक होगा वो अवाष्पशील है। तब हमारे पास एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास एक वाष्पशील विलायक ए है जिसका वाष्प दाब पी नॉट ए है
और हमारे पास एक अवाष्पशील विलेय बी है, इन दोनों का हमारे पास विलयन तैयार हो जाता है। विलयन में ए के भी अणु है, विलयन में बी के भी अणु है। तो अगर विलयन में ए के अणु सिर्फ होते हैं तो जो सरफेस के पास यानी पृष्ठ के पास अणु केवल ए के अणु होते और ए के अणु होते, तो उनका वाष्प मतलब वाष्प में परिवर्तित होते रहते हैं। जो पृष्ठ अणु होते विलेय के, जैसे हमारे पास यहाँ पे है क्या है, विलेय के जो अणु होंगे सरफेस के पास यानी पृष्ठ के पास जो विलेय के अणु होंगे वो वाष्प में परिवर्तित होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जैसे हमने मिला दिया तो जो सरफेस के पास बी के भी अणु आ जाएंगे, बी के भी अणु आ जाएंगे, तो सरफेस के पास ए के अणु की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ जगह बी के अणु भी ले लेंगे तो यहाँ पे उनकी सरफेस के पास जो विलेय ए के अणु की संख्या वो कम हो जाएगी, तो इनका वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, क्योंकि बी के अणु वहां पे जगह ले लिए, स्थान ले लिए, इसलिए ए के अणुओं की संख्या सरफेस के पास वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे जो होगा पीए यानी विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलायक ए से कम ही होगा, तो पीए का जो वाष्प दाब होगा वो कम होगा पी नॉट ए के। ठीक है, विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलायक से कम ही होगा। अब आइए एक फॉर्मूला है, देखते हैं। अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, समझ चुके हैं क्यों कम हो जाता है, क्योंकि सरफेस के पास यानी पृष्ठ जो अणु होते हैं विलयन के, वहां पे विलेय बी के भी आ जाएंगे और विलायक ए के भी आ जाएंगे, यानी विलायक ए के जो पृष्ठ अणुओं की संख्या कम हो जाएगी तो उनका वाष्पन भी कम होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला है पीए अनुक्रमानुपाती है एक्स ए के, हमने यहाँ पे पीए बराबर के एक्स ए हमने समझ रखा है, पीए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब हमने जो विलयन मिलाया है उनके मोल प्रभाजों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये एक के बराबर होते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा। मोल प्रभाजों को जोड़ने पर उनका मान एक के बराबर होता है, तो ये हमारे पास एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स ए बराबर क्या होगा 1 माइनस एक्स बी, ये होगा ना एक्स ए बराबर यानी विलायक ए के मोल प्रभाज बराबर 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ पे x का मान रख देते हैं किसमें, जैसे हमारे पास फॉर्मूला बना है पी ए बराबर पी नॉट एक्स ए, यहाँ पे एक्स ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स बी लिख देते हैं, क्या हो जाता है पी ए बराबर पी नॉट 1 माइनस एक्स बी। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा पी ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। यहाँ से हम जो पी नॉट माइनस पी नॉट ए एक्स बी है इसको हम इधर लेकर आते हैं और बाकी पी नॉट ए माइनस पी ए हो जाएगा, पी ए को हम इधर लेकर आते हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या है जो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है उसको हम घटाए हैं, किससे घटाया गया है इसमें, किससे विलयन का जो वाष्प दाब है। ठीक है, यानी वाष्प दाब में वाष्प जो दाब है वाष्प दाब यानी वेपराइजेशन वेपर प्रेशर, उसका जो अंतर आ जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए पी नॉट ए माइनस पी ए किया गया है, यानी शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है उसको घटाया गया है किसमें से, विलयन के वाष्प दाब में से। तो इस फॉर्मूले को हम वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं, यानी वाष्प दाब में कितने की कमी हुई है। अब यहाँ पे हम पी नॉट ए को इधर लेकर आते हैं तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, और इस फॉर्मूले को हम क्या बोल देंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, यानी कितना आपेक्षिक अवनमन हुआ है, कितना आपेक्षिक घटा है उसका वाष्प दाब, इसको हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन वगैरह आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं।